Good morning, students. Now, continuing that chapter, our constitution, the next topic is nature of the state. नेचर मीन्स किस तरह का हमारे स्टेट या मतलब किस तरह का कंट्री है हमारा इंडिया, विच टाइप ऑफ कंट्री इज़ आर इंडिया, वहाँ पे क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ आवर कंट्री क्या क्या है. द फर्स्ट इज सॉवरेनिटी. व्हाट इज सॉवरेन? इट मीन्स दैट इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट कंट्री. इसका मतलब ये है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है. इसका किसी के ऊपर मतलब कोई और कंट्री का या किसी का भी इस पर ना तो इंटरनल ना एक्सटर्नल किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है, और ना ही इंडिया के इंटरनल मैटर्स पे कोई दूसरी कंट्री जो है वो उस पर इंटरफेयर कर सकती है. कोई भी इंटरफेयर भी नहीं कर सकती. नेक्स्ट इज सोशलिस्ट. दिस वर्ड वॉज एडेड टू द प्रीएम्बल. ये पहले नहीं था, जब स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इट वॉज नॉट एडेड. ये बाद में अमेंडमेंट मीन्स इसमें कुछ अमेंडमेंट का मतलब होता है कि कुछ चेंजेस जो होते हैं, कुछ नए चेंजेस लाए जाते हैं, उसको अमेंडमेंट कहते हैं. तो एक अमेंडमेंट, कई सारे अमेंडमेंट होते गए कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम तो बन गया, लेकिन जब उसको अप्लाई किया तो कभी कभी लगा कि उसमें कुछ गलतियां हैं या कुछ और इसमें होना चाहिए. तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए क्या किया जाता था? अमेंडमेंट किया जाता था. मीन्स उसमें कुछ चेंजेस किए जाते थे. एक एक्ट लाया जाता है तब फिर अमेंडमेंट होता है. तो ऐसे ही ये एक्ट ला के 1976 में एक और वर्ड ऐड किया था हमारे प्रेम्बल में, एंड दैट इज़ सोशलिस्ट. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो इक्वालिटी मतलब इनइक्वालिटी है इनकम को लेके और मतलब सोशल स्टेटस में, तो वो जो सोशल स्टेटस है उसको ख़त्म किया जाए. इसका मतलब ये है कि सबको एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले. The Indian Constitution, therefore, it aims also, and all the people of the India, they should get a good standard of living also, and they should be given equal opportunities for all. Either of them, they should मतलब किसी भी social status के हैं वो, उन सबको equal opportunities मिलनी चाहिए. Next is secular. Secular, what is secular? India is a secular country. All of you know secular means धर्मनिरपेक्ष, मतलब जिसमें किसी एक धर्म को नहीं माना जाता है. all the religion को they have got freedom. हर एक रिलीजन को यहाँ पे फ्रीडम है. ये प्रीएम्बल में बाद में ऐड हुआ. ये भी 42nd अमेंडमेंट में ही एक्ट के थ्रू ही ऐड हुआ था. इसका मतलब है द स्टेट प्रोटेक्ट्स ऑल रिलीजन इक्वली. सबको प्रोटेक्शन मिलेगी, सारे रिलीजन्स को. रिलीजन के आधार पे लोगों में भेदभाव नहीं किया जाएगा. देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन वंस रिलीजन. इंडिविजुअल हैव द फ्रीडम टू प्रोफेस, मतलब आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, और उस मतलब अपने धर्म का पालन आप कर सकते हैं. Next is democratic. What is democratic? Democratic means it is a type of government in which the government is elected by the people, it is for the people and of the people. लोगों के द्वारा ही चुना गया होता है, लोगों से ही चुनते हैं और लोग अपने में से ही चुनते हैं और लोगों के लिए ही चुना जाता है. That is a democratic type of government. और ये जो होती है every 5 years में हमारे यहाँ जनरल इलेक्शंस होते हैं और फिर हम लोग वोट देते हैं और अपने यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स को, गवर्नमेंट्स को इलेक्ट करते हैं. रिपब्लिक. व्हाट इज़ रिपब्लिक? इंडिया, आप सबको पता है कि वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे. तो व्हाट इज़ रिपब्लिक? 1950 में हमने रिपब्लिक डे. इसका मतलब ये होता है इस एक ऐसी रिपब्लिक जो है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द ऑफिसर्स ऑफ द कंट्री कैन नॉट बी इनहेरिटेड. मतलब ये नहीं कि वंश पहले ये था, उनके बाद अब उनका बेटा बैठेगा, फिर उनका बेटा, ऐसा कुछ नहीं है. उसके लिए मतलब हम, और दूसरा ये नहीं है कि खाली कुछ ही लोग चुने हुए लोग हैं जो वो डिसाइड करेंगे कि कौन अब प्रेसिडेंट बनेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर. ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे सब हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं सबको ये राइट है कि वो हमारे मतलब जो ऑफिस है कंट्री के, जो बड़े बड़े पोस्ट हैं उस पर अपने लीडर्स को चुने. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? जस्टिस. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ जस्टिस. हमारे यहाँ 3 तरह के, एक सोशल है, इकोनॉमिक है एंड पॉलिटिकल है. व्हाट इज सोशल? मतलब सोशल जस्टिस का मतलब ये है कि किसी के साथ भी देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर. इन सब के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए. इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब ये है कि जो रिच और पुअर के बीच में द गैप विच इज़ देयर बिटवीन द रिच एंड पुअर, इट शुड बी रिड्यूस्ड. नेक्स्ट, पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है कि ऑल सिटीजन शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़. सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए इलेक्ट करने के लिए और वोट देने के लिए. वो अपने वोट अपने पसंद से जिसको भी चाहे वो अपने वोट दे सकते हैं.
लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। इसका मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो फ्री है फॉर एंजॉय द उसके जो बेसिक राइट्स हैं, एंड टू लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी। द इंडिविजुअल राइट्स मेंशन्ड इन द प्रेम्बल आर फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और जो हमारा प्रेम्बल कहता है लिबर्टी का मतलब ये है कि आपको अपने विचार व्यक्त करने, थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ एंड वर्शिप, इन सब की फ्रीडम है। इक्वालिटी, व्हाट इज इक्वालिटी? ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ। आप सब जानते हैं कानून की नज़र में सारे सिटीजन्स इक्वल है। मतलब एक जो लॉ है वो एक, चाहे वो अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी, वो लॉ उस पर भी अप्लाई होता है, और जो गरीब है उस पर भी अप्लाई होता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का, उस पर भी अप्लाई, हर एक पे इक्वली अप्लाई होता है वो लॉ। एंड द स्टेट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, और किसी भी मतलब लोग को इस भेदभाव नहीं किया जाता कि वो मतलब उनका स्टेटस देख के, कास्ट, रेस, रिलीजन या जेंडर देख के उनको उनके में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। व्हाट इज़ फ्रेटर्निटी? फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। आप सब जानते हैं इंडिया इट इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, मीन्स कई विभिन्न प्रकार के, यहाँ पे हर तरह के, कई तरह की कास्ट, क्रीड, जनरल रिलीजन के लोग यहाँ पे रहते हैं। एंड इट इज़ मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल। इट स्टैंड्स फॉर अ सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड ऑफ ऑल इंडियंस। दिस फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड प्रमोट्स यूनिटी अमंग पीपल। आप सब जानते हैं भाईचारा होने से क्या होगा? देयर विल बी यूनिटी इन द people. Now next is features of our constitution. India has a written constitution. Some of the features of our constitution are federal system. The Indian constitution has provided for a federal form of government. The responsibility of governing our country has been divided between the center and the states. Why it is divided? Because our country is a very vast country, और इसको मतलब अच्छे ढंग से चलाने के लिए, यहाँ के अच्छे ढंग से रूल करने के लिए, सो दैट एक अच्छा रूल यहाँ पे कायम किया जा सके, इसीलिए इसको डिवाइड किया गया है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। Most laws have been made by the centers, they are applied throughout the country, and laws made by the state जो होते हैं वो कहाँ पे अप्लाई होते हैं? ओनली विद इन द स्टेट्स। जो सेंटर बनाती है वो पूरे कंट्री में होती है, जो स्टेट्स बनाते हैं वो ओनली फॉर द, जिस स्टेट में बनते हैं, दे आर इम्प्लीमेंटेड एंड दैट स्टेट्स ओनली। Parliamentary system. The constitution provides for a parliamentary system of government both at the center and in the states. The parliament is divided into two house. हमारे जो पार्लियामेंट्स हैं, आप सबको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे इंडिया में। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू हाउस। दो हाउसेस में डिवाइडेड है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। जो लोकसभा है इट इज़ द हाउस ऑफ द पीपल, और जो राज्यसभा इट इज़ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। जो लोकसभा है उसके पीपल को हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, और जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है वो स्टेट्स के जो काउंसिल होते हैं उनसे वो इलेक्टेड होते हैं राज्यसभा के। द गवर्नमेंट एट द सेंटर इज़ आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। और जो हमारी सेंटर पे गवर्नमेंट होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं और उनके मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, वो किसके लिए आंसरेबल होती हैं? गवर्नमेंट को। द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल इज़ आंसरेबल, और जो स्टेट लेवल की आंसरेबल होती है वो लेजिस्लेचर को। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो किसको आंसरेबल होती है? पार्लियामेंट को। जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है जैसे कि हमारे चीफ मिनिस्टर वगैरह होते हैं, वो किसको आंसरेबल होते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर को। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, देर आर थ्री मेन ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। तीन होते हैं, एक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियल। फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव। हु आर द लेजिस्लेटिव ब्रांच? इसमें कौन कौन से आते हैं? इट इंक्लूड्स द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स ऑफ द वेरियस स्टेट्स। इसमें आता है सेंटर वाला जो पार्लियामेंट है वो, और साथ ही साथ जो स्टेट में लेजिस्लेचर्स हैं वो सब आते हैं। इनका काम क्या है? मेन इनका वर्क क्या है इस लेजिस्लेटिव ब्रांच का? दे मेक लॉज फॉर द कंट्री। इनका काम है कंट्री और स्टेट के लिए लॉज बनाना। व्हाट इज़ द, उसके नीचे आते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच। अब एग्जीक्यूटिव ब्रांच क्या करते हैं? इसमें आते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सब। इनका काम ये है कि जो लेजिस्लेचर ने लॉज बनाया है उनको सही तरह से इम्प्लीमेंट करना, ये इन सब का काम है। उसके नीचे आते हैं जुडिशियल ब्रांच। वो कौन सी होती है? जुडिशियल जस्टिस से रिलेटेड है। इट कंसिस्ट इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और द लोअर कोर्ट्स आते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि जो हमारे लॉज हैं या राइट्स हैं जो सिटीजन्स के, उनको प्रोटेक्ट करके रखना। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। आवर कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इट कैन डिक्लेयर अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ़ इट इज़ अगेंस्ट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, और जस्टिस कब मतलब कर सकता है? जब द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमें कोई फंडामेंटल राइट नहीं मिल रही है, और क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको गारंटी दी हुई है, और अगर हम उसको नहीं उसका हम फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, तो वी कैन गो टू द कोर्ट। Any compulsory provision of the Constitution. The following provisions have been made to make the judiciary independent. हमारे यहाँ जुडिशरी को इंडिपेंडेंट
रखने के लिए क्या काम किया गया है, कैसे पता चलता है कि हमारे यहाँ जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। एक, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस आर लेड डाउन फॉर द अपॉइंटमेंट। जजेस के लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है, दे कौन अपॉइंट करता है इनको? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो इज कंसल्टेड इन द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। मतलब अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजेस का अपॉइंटमेंट हो रहा है तो किससे कंसल्ट होना चाहिए? चीफ जस्टिस से। एंड द जजेस कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली इफ इट इज़ अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। और ऐसा नहीं कि उनको कभी भी निकाल दिया जाए सुप्रीम कोर्ट, नहीं, जब तक अगर उनके ऊपर कुछ है तो उनके ऊपर दोनों हाउस, बोथ द हाउसेज, इन राज्यसभा एंड इन लोकसभा, बोथ हाउसेज में अगर उनको मिल जाता है कि हाँ ये गलत है, देन ओनली दे कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस। फंडामेंटल राइट्स। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज सर्टन बेसिक राइट्स टू ऑल सिटीजन्स। हम सब जानते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। इट इज़ 6 फंडामेंटल राइट्स आर देयर। दे आर नोन एज द फंडामेंटल राइट्स। दे हेल्प टू मेंटेन द डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ आवर गवर्नमेंट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। व्हाट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? पार्ट 4 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं विच द गवर्नमेंट शुड फॉलो। मतलब ऐसे प्रिंसिपल्स लिखे हैं जिसको कि हमारे गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए। एंड सम डील्स विद द सम आइडल्स विच द गवर्नमेंट शुड एम टू अचीव। और उसमें कुछ आइडल्स पे लिखे हुए हैं कि जो एक गवर्नमेंट को अचीव करना चाहिए। इनको ही हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। These principles should be followed in administrative matters and while framing the laws. Single citizenship, इसका मतलब क्या है? क्या आप सब जानते हैं कि when we go to vote तो हम सिर्फ एक ही वोट दे सकते हैं, एक से ज़्यादा वोट नहीं दे सकते, बिकॉज वी हैव गिवन द सिंगल से। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ एक नागरिकता मिलती है। सिटीजनशिप का मतलब पीपल सर्टन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंडिया। इन इंडिया देर इज अ सिंगल सिटीजनशिप। पीपल वांट टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर सिटीजन्स ऑफ द नेशन एंड नॉट ऑफ द स्टेट। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें अपने स्टेट का भी सिटीजनशिप मिला है और अपने कंट्री का भी। सिर्फ हमें एक सिटीजनशिप मिलती है, वो है एज इंडियंस ऑफ इंडिया। इंडिया का एक सिटीजन है हम बस। If a person belonging to another country wishes to acquire Indian citizenship, he or she can do by fulfilling the certain conditions. और आप जानते हैं कि सिटीजनशिप आप कहीं की भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ आपको नॉर्म्स होते हैं जो फुलफिल करने होते हैं। Universal adult franchise. What is universal adult franchise? Democracy is incomplete without universal adult. डेमोक्रेसी जो है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बगैर अधूरी है। इसका क्या मतलब है कि जितने भी एडल्ट हैं उन लोगों को सबको अधिकार है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन ले। और ये कौन होते हैं? हु आर द एडल्ट्स? वो एडल्ट्स की कैटेगरी में आते कौन लोग हैं? द एडल्ट्स आर दोज पीपल हु हैव attained the age of 18 years or above. They have the right to vote and they are the adult people and they can vote to form the government. रेस्पेक्ट उनका कोई भी कास्ट रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, बस 18 ईयर्स ऑफ एज फुलफिल हो जाती है, देन वी आर एलिजिबल फॉर वोटिंग एंड चूजिंग आवर गवर्नमेंट। अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशंस भी बने हैं विद द पेस विद द चेंजिंग टाइम्स। अभी हमने बताया कि अमेंडमेंट मीन्स चेंजेस होते रहे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए क्योंकि जिस टाइम ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब और अब के मतलब जो सिचुएशंस है उसमें बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, इसीलिए कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज बने थे उसमें भी चेंजेस लाने पड़ते हैं। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉलो इट इन बोथ लेटर एंड स्पिरिट। और हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रेस्पेक्ट करनी चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए इन बोथ द लेटर एंड स्पिरिट मीन्स लिखे हुए भी और अपने मतलब दिल से भी हमको उसको फॉलो करना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर this chapter. I hope that you have understood this chapter. After that, I'm going to give you the exercises and question answers of this chapter. Just go through the chapter and learn everything. Thank you, children.